साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। सेल बायोलॉजी की यूनिट पढ़ रहे हैं अपन, और सेल बायोलॉजी की यूनिट के अंतर्गत सेल वॉल तक अपन पढ़ चुके हैं, कोशिका भित्ति तक पढ़ चुके हैं अपन। कोशिका भित्ति के बाद अगला टॉपिक है अपना सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जिस तरह से अपन ने देखा था कि सेल वॉल है वो पादपों का लक्षण है, फंजाई में पाई जाती है, कुछ आपके मोनेरा संघ में पाई जाती है, परंतु सेल मेम्ब्रेन है वो है एक प्रकार से सभी जीवों का लक्षण है। प्लांट हो चाहे एनिमल, सभी के अंदर पाई जाएगी। सभी में क्या होती है? प्रेजेंट होती है सेल मेम्ब्रेन। पहली बात ये याद रखनी है। दूसरी, अगर सेल मेम्ब्रेन कोशिका झिल्ली की बात करें, एकदम सरल सा टॉपिक है, आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और 12वीं तक के स्तर का जितना मैटर दे रखा है वो मैं करवा देता हूं अभी। देखें, इसकी खोज की बात करें, सेल मेम्ब्रेन है, इसकी खोज की बात करें तो खोज से संबंधित नाम आता है कार्ल नेगेली, जिसने इसकी खोज करी थी। और नाम से संबंधित बात आए कि इसको सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया, नाम कौन सा? सेल मेम्ब्रेन नाम किसने दिया? तो यहां पर नेगेली, और नेगेली के साथ में आप एक नाम और याद रखोगे, सी क्रेमर। सी क्रेमर और नेगेली, इन्होंने क्या दिया था? सेल मेम्ब्रेन नाम दिया, और इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था। मैंने ट्रिक से भी बताया था, पी आता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया था किसने? ये दिया था प्लोव ने। ये कुछ चीजें हैं, आपको सभी में प्रेजेंट है। खोज कार्ल नेगेली ने करी थी, नाम सेल मेम्ब्रेन दिया किसने? नेगेली व सी क्रेमर ने, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम दिया प्लोव ने। इतनी सी बातें आपने साधारणतः जान ली। क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? सेल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है कि एक थिन लेयर जो क्या है? लिविंग है। याद रखना, सेल मेम्ब्रेन लिविंग है, जबकि सेल वॉल क्या थी? सेल वॉल थी नॉन लिविंग, जबकि सेल मेम्ब्रेन क्या है? लिविंग है। उसके साथ साथ में इसके साथ क्या जुड़ी हुई बातें? इसके साथ जुड़ी हुई है सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब चयनात्मक पारगम्य। ये चीजों को आदान प्रदान करवाती है, तो चयन करती है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल को सेमी परमिएबल भी बोल सकते हैं। सेमी का मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली बोल सकते हैं इसको। थिन है, लिविंग है, जीवित है, और इसको सेलेक्टिवली परमिएबल लेयर बोलते हैं। इसके ऊपर चार्ज पाया जाता है, आवेशित लेयर है ये, ठीक है। और प्लस ऐसा कह सकते हैं, आवेशित लेयर जो किसको कवर करती है? जो करती है प्रोटोप्लाज्म को। ये प्रोटोप्लाज्म है, इसके ऊपर ये पाए जाने वाली लेयर है, इसका नाम क्या दे दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। पिछले में आपने देखा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाज्म दोनों को अपन मिला देते हैं तो क्या बनता था? तो बनता था प्रोटोप्लास्ट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लस सेल में प्रोटोप्लाज्म दोनों को मिलाने पर क्या स्ट्रक्चर बनती थी? प्रोटोप्लास्ट बनता था। ठीक है, आगे देखें। अब जो सेल मेम्ब्रेन है, इसकी संरचना से संबंधित, सेल मेम्ब्रेन है इसकी स्ट्रक्चर से संबंधित कई प्रकार के मत प्रस्तुत किए गए। कोई कहता है सिंगल लेयर है, कोई कहता है डबल में लेयर है, कोई कहता है कि इसके अंदर जो ज्यादातर प्रोटीन होते हैं, कोई कहता है इसके अंदर ज्यादा लिपिड होते हैं। उनसे संबंधित अलग अलग प्रकार के मत दिए गए। तो कौन कौन से मत दिए गए और कौन कौन से मत प्रचलित है, कौन कौन से मत जो है साइंटिफिक ऑथेंटिक लगे वैज्ञानिकों को, उनके बारे में अभी थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। सबसे पहले नाम लिखते हैं। देखो, मत नंबर 1 क्या था कि ऐसा कहा गया कि जो सेल मेम्ब्रेन है उसका नाम बाइमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल, कि ऐसा लगता है कि दोनों तरफ मॉलिक्यूल हैं लिपिड की तरफ से, और ये लीफ पत्ती जैसी संरचना लगती है, ये मॉडल दिया गया। सबसे पहले किसका मतलब नाम कौन है, किसने दिया? गार्टनर एंड ग्रेंडल। ये नाम लिख लेना आप। दो बातें आ गई, गार्टनर और ग्रेंडल ने मॉडल दिया कौन सा? बाइमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल। दूसरा नंबर मॉडल आया था, इनके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, माइसेलर मॉडल। और माइसेलर मॉडल है वो दिया गया किसके द्वारा? हेलियर एंड
हाफमैन। अब देखो इनको याद करो थोड़ा सा, पहले मैं लिखा देता हूं सारे। ये दो मॉडल आ गए, पहला है बाइमोलिकुलर लीफ लोड मॉडल और दूसरे नंबर का है कौन सा, माइसेलर मॉडल। तीसरे नंबर का जो मॉडल था उसका नाम रखा था लेमिलर थ्योरी, जिसको नाम दिया गया था सैंडविच थ्योरी भी दिया गया था, सैंडविच मॉडल भी दिया गया नाम। और ये किसके द्वारा दी गई, ये दिया गया डेनियल एंड डॉसन। इसकी डेट भी याद रखनी है 1938। चौथा मॉडल है जिसका नाम है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया गया किसके द्वारा, रॉबर्टसन। और लास्ट का पांचवा मॉडल है जिसका नाम है फ्लूइड मोजेक मॉडल, किसके द्वारा दिया गया, सिंगर एंड निकोलसन। अब देखो, पहले बाद में पढ़ेंगे चीजों को, पहले इनको याद करो किसने क्या दिया। पहला स्ट्रक्चर दिया गया था, संरचना से संबंधित मत दिया गया था, बाइमोलिकुलर लिपिड लीफलेट मॉडल, गॉर्टनर और ग्रेंडल। देखो बाई अपने जो समाज है ना, अपने समाज में लड़की को बाई बोलते हैं, और लीफ का हिंदी अर्थ होता है पति। एक बार पति को समझो, यहाँ पर पति होता है, इसका मतलब पति समझो, पति देव। तो बाई और पति, बाई और पति दोनों आ गए मतलब घर पे, बाई और पति। ऐसा बोलते हैं कि बाई आई है साथ में पति देव आए हैं, तो बाई और पति, या ऐसा बोल दो बाई एंड पति। तो यहां से तो ले लो और, बाई और पति, या बाई और, ये एंड आ गया ना, बाई एंड पति। याद करने का तरीका है कि दोनों घर पे आए हैं, बाई एंड पति दोनों घर पे आए हैं, और बाई और पति। तो बाई मोलिकुलर लीफलेट मॉडल किसने दिया, गॉर्टनर और ग्रेंडल। और एंड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। माइसेलर, इसका नाम है माइक। माइक देखो सब दिख रहा है यहाँ पर, माइक है ना, जो मतलब ऐसे आदमी मैन, ऐसे मैन जो हेली में रहते हैं, हेली का मतलब जो ऊपर रहते हैं, छतों पे रहते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे हेलियों में रहते हैं, उनको माइक के बिना नहीं सुनता। तो ऐसे आदमी जो हेली में रहते हैं उनको आवाज लगाने के लिए क्या बनना पड़ता है, माइक लगाना पड़ता है, माइक बनना पड़ता है खुद को, तब जाकर उनको आवाज सुनती है, ठीक है जी। लेमिलर थ्योरी, नाम से पता चलेगा सैंडविच, एंड डी शब्द, सेंड डी शब्द बार बार में आ रहा है, तो दो डी है यहाँ पर, डेनियल और डेवसन, जिन्होंने 1938 में दिया था लेमिलर थ्योरी या सैंडविच थ्योरी दी थी। यूनिट मेम्ब्रेन, एक मैम है जिनके एक लड़का है, एक मैम है जिनके लड़का है, एक यूनिट मैम, एक मैम है जिनके एक लड़का है जिसका नाम रॉबर्ट है, एक मैम है जिसके लड़के का नाम रॉबर्ट है, ऐसे याद रखेगा। और ये तो सबको विदित है। फ्लूइड मोजेक मॉडल है, किसने दिया था, सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित 5 मतों को जानिए। पहला मत कौन सा है, बाई मोलिकुलर लीफलेट मॉडल, नाम याद रह जाएगा आपको, बाई और पति, बाई एंड पति, तो गार्टनर और ग्रेंडल, ठीक है। माइसेलर, माइक से किसको सुनता है, जो हेली में रहते हैं ऐसे व्यक्तियों को, हेली मतलब ऊंचे मकानों में रहते हैं, ऊपर जो रहते हैं मंजिलों में रहते हैं, उनको माइक से सुनता है, तो माइक से सुनता है हेली में रहने वाले आदमियों को। लेमिनार थ्योरी, सैंड डी याद रखोगे, डी यहाँ पर है सैंडविच। यूनिट मेम्ब्रेन, एक मेम के एक लड़का है जिसका नाम क्या है, रॉबर्ट है। और फ्लूइड मोजेक मॉडल, तो जो फ्लूइड मोजेक मॉडल है ये आप सबको विदित है, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये सब क्या आ गई, ये सब आ गई थ्योरीज, मत जो दिए गए। अब इन मत के अंदर जो सर्वाधिक जो मान्य मत है वो है आपका फ्लूइड मोजेक मॉडल। पर उससे पहले जो आपका ये जो लेमिनार थ्योरी है ये भी थोड़ा थोड़ा काम करती है, क्या बताया इसने ऐसा बताया कि जो लिपिड में जो आपके ये जो मेम्ब्रेन है उसका कुछ इस प्रकार से अरेंजमेंट होता है कि ऐसे तो डार्क गहरे तो क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं, और उन प्रोटीन के बीच बीच में क्या पाए जाते हैं, ऐसे लिपिड पाए जाते हैं। तो ये तो प्रोटीन हो गया, ये प्रोटीन हो गया, और बीच में क्या प्रेजेंट है, लिपिड प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है। मोटाई की बात करें तो करीबन 20 से 25 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई, 20 से 25 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई, और आपके 30 से 35 एंगस्ट्रॉम इसकी मोटाई होती है। इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर होती है उसको क्या कहा जाता है, लेमिनार थ्योरी या सैंडविच मॉडल कहा जाता है।
सैंडविच होता है ना खाने वाला, तो सैंडविच की जैसी स्ट्रक्चर नजर आ रही है कि जैसे दो प्रोटीनों के बीच में लिपिड धसा हुआ है। ये लेमिनार थ्योरी थी। लेमिनार थ्योरी के बाद में जो सर्वाधिक प्रसिद्ध थ्योरी निकली थी और सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त थ्योरी है सिंगर एंड निकोलसन की, और इसकी डेट भी याद रखनी है आपको, 1972 में थ्योरी दी गई थी। और इस थ्योरी का क्या मतलब था कि ये कहा गया था कि सेल मेम्ब्रेन में तीन चीजें हैं। देखो, एक तो दो प्रकार के तो प्रोटीन होंगे। एक प्रोटीन को क्या कहा जाएगा, एक प्रोटीन को कहा जाएगा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, मतलब परिधीय प्रोटीन, जो कि परिधि पर होते हैं, एक नंबर के प्रोटीन। दूसरे प्रोटीन होते हैं इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक प्रोटीन उसको बोलते हैं जो कि कहां होते हैं, आंतरिक भाग में होते हैं, आंतरिक भाग में पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये तो बात होगी किसकी, प्रोटीन की। दो नंबर क्या पाया जाएगा यहां पर, लिपिड होती हैं। लिपिड में मुख्यतः कौन सी, लिपिड में मुख्यतः कौन सी है, फोस्फोलिपिड यहां पर प्रेजेंट है। इस फोस्फोलिपिड के दो सिरे होते हैं। इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गई ये वाले। ये जो सिरा है ना, ये बाहर की तरफ होता है। बाहर की तरफ इसलिए होता है क्योंकि ये जल को प्रेम करता है, तो इसको बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। फिलिक का मतलब होता है लव, जो जल से लव करे। फिलिक का मतलब लव है और हाइड्रो का मतलब जल है। जो जल से लव करे वो बाहर की तरफ होगा, और ये जो सिरा होता है वो अंदर की तरफ होता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। फोबिक का मतलब होता है डर, जो जल से डरे उसका फोबिया है, डर को, मतलब फोबिया है डर का, किसका, जल से। तो ये जो लेयर होगी वह किधर होगी, अंदर की तरफ होगी, और जिसको प्रेम होगा वो क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। ये हो गया। और कुछ इसके साथ साथ में और भी प्रोटीन होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन भी पाए जाते हैं। मतलब प्रोटीन के ऊपर ग्लाइको या कार्बोहाइड्रेट की लेयर भी पाई जाती है, ये प्रेजेंट है। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, मतलब जो ग्लाइको सीरीज है या जो कार्बोहाइड्रेट है, वो प्रोटीन कौन से प्रोटीन से जुड़े होते हैं, इस वाले प्रोटीन से जुड़े होते हैं। इसका नाम है इंट्रिंसिक या आंतरिक प्रोटीन। ठीक है, ये इसके स्ट्रक्चर की बात आ गई। अब अगर थोड़ा बहुत बनाना चाहो आप तो कैसे भी करके, जैसे मान लो ये मैंने बना दिए क्या, लिपिड। ये लिपिड की स्ट्रक्चर बन गई जी। ठीक है, ये लिपिड स्ट्रक्चर बन गई, ये इस प्रकार से। ये लिपिड की बाई लेयर हो गई, डबल लेयर है ये लिपिड की। इस प्रकार से लिपिड की लेयर है, और इस लिपिड की लेयर के अंदर क्या है, ये दो ध्रुव हैं कि एक तो क्या करेगा, जल को प्रेम करेगा, हाइड्रोफिलिक, और ये भाग हो गया हाइड्रोफोबिक। ये दोनों लिपिड की लेयर है। अब इसके ऊपर दो प्रकार के प्रोटीन, ये तो देखो, ये ऐसा प्रोटीन धसा हुआ है बीच बीच में, ये इसको क्या बोलेंगे, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और एक ये प्रोटीन है जी, क्या, एक्सटेंसिक, बाहर की साइड में प्रेजेंट है प्रोटीन। अब जो ये दसा हुआ है ये वाला, इसके साथ में ये जो निकला हुआ है ये कार्बोहाइड्रेट की परत है, प्लस बीच बीच में यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रॉल भी एक तरीके से लिपिड का ही पार्ट है, एक तरीके से कोलेस्ट्रॉल। ये कुछ सीधी 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 स्ट्रक्चर बन गई किसकी, फ्लूइड मोजेक मॉडल, तरल मोजेक मॉडल। किसके द्वारा दिया गया, सिंगर निकोलसन। कब दिया गया, 1972 में। इन्होंने ये बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन और लिपिड की बनी लेयर है जिसमें दो प्रोटीन पाए जाते हैं, एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक, और फोस्फोलिपिड की डबल लेयर होती है। उस एक लेयर के दो सिरे हैं, एक फोस्फोलिपिड के दो सिरे हैं, एक जल से स्नेह करता है उसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं, एक जल से दूर भागता है उसको हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखी गई थी किसमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर। सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ने के साथ साथ में हर जगह सेल मेम्ब्रेन समान नहीं रहती, और बहुत सारी जगह सेल मेम्ब्रेन अपने आप को चेंज कर लेती है, मॉडिफाई कर लेती है, और उसको अपन किसके टॉपिक में पढ़ते हैं, उस टॉपिक का नाम अपन लेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का रूपांतरण कैसे, जैसे क्या बन जाती है, मॉडिफाई होके बन जाती है माइक्रोविलाई। कहाँ बनती है, अपन ने टिश्यू पढ़ा था, वहां देखा था कि जो एपिथेलियल टिश्यू हैं, मतलब एपिथेलियल जो सेल्स हैं, कौन सी, उपकला जो कोशिकाएं हैं, उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उन सेल मेम्ब्रेन के बाहर अंगुली समान स्ट्रक्चर बन जाती हैं, अंगुली समान प्रवर्ध बन जाते हैं। उनको क्या कहा जाता है, माइक्रोविलाई। और इनका काम क्या है, इनका काम है अवशोषण की सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना।
एब्जॉर्प्शन एरिया है ना, एब्जॉर्प्शन एरिया का क्षेत्रफल क्या करना है, इसका बढ़ाना काम किसका है, माइक्रोविलाई का। तो माइक्रोविलाई और कुछ नहीं है, जैसे मान लो ये कोई सेल है और इसके अंदर यहां पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन गई जी, ऐसे बन गई, तो ये क्या करते हैं, क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं। जैसे आप इसको साधारण से इस तरह से समझो, जैसे मान लो कि कोई ये मंदिर है ना, किसी देवता का मंदिर है और आप उस मंदिर में दर्शन करने जाते हो और इस प्रकार से लाइन लगी है और आप इसमें चले जाते हो, आप यहाँ खड़े हो, है ना, आप यहाँ खड़े हो और आपको क्या करना, दर्शन करना, आप सीधे जाते हो, दर्शन करने चले जाते हो। लेकिन जब कोई त्योहार आता है या जब कोई सीजन आता है, जब कोई मतलब जयंती आती है, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर भीड़ बढ़ जाती है। तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ है ना इतनी एरिया के अंदर कवर हो जाए, तो क्या कर देते हैं, इसके क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। यहाँ का कैसे कर देते हैं कि भैया आप है ना ये जाओगे और फिर इस प्रकार से ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे घूम के और फिर यहाँ पर इस प्रकार से दर्शन होंगे, ये इस प्रकार का रास्ता बना दिया, कहने का मतलब ये लाइनें बन जाती हैं ऐसे, और यहाँ दर्शन होंगे, यहाँ आ जाओगे आप, यहाँ से घुसोगे और यहाँ पर वापस पहुँच गए, फिर यहाँ, ये फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, मतलब ये तो इतना बढ़ाया ना एरिया, क्यों बढ़ाया, अवशोषण की मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। तो ऐसे ही आप अधिकतम चीज़ों को अवशोषित कर पाए ये। तो एपिथेलियल उपकला ऊतक क्या करता है कि इस प्रकार से नॉर्मल थी सेल, लेकिन इसके क्षेत्रफल को बढ़ा दिया, इस प्रकार से कर दिया जी, ये कर दिया तो क्या होगा, ये फिर अधिकतम चीजों को क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेंगी। तो एब्जॉर्ब की सतह बढ़ गई, पहले केवल इतनी थी जगह, अब इतनी और बढ़ गई। इस प्रकार का करने के लिए माइक्रोविलाई का रूप में रूपांतरण हो जाता है, किसका, किसका, सेल मेम्ब्रेन का। दूसरा देखो डेस्मोसोम, ये अपन ने पहले भी पढ़ा था। डेस्मोसोम एक प्रकार से दो जो एनिमल सेल हैं उनको जोड़ने का संगम है। प्लांट सेल के लिए डेस्मोटा प्लाज्मोडेस्माटा काम में लेते हैं, कल देखा था। ये भी झिल्ली पर क्या है, दागेनुमा कोई संरचना है ना। और ये संरचना किस प्रकार से बनती है, जैसे मान लो एक ये सेल है और इस सेल के अंदर ये वाली स्ट्रक्चर ऐसे बन गई, जैसे ये वाले, ये दो सेल हैं, ये दो सेल हैं, ये बन गया, इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया डेस्मोसोम। और इन डेस्मोसोम को सेल को दृढ़ता प्रदान करने के लिए इस प्रकार के स्ट्रक्चर और निकल गए अंदर की साइड में, इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया टोनोफिब्रिल। ये टोनोफिब्रिल प्लस ये जो डेस्मोसोम है, ये दोनों के दोनों, डेस्मोसोम प्लस टोनोफिब्रिल किसका रूपांतरण है, ये दोनों भी सेल मेम्ब्रेन का रूपांतरण है। इसी प्रकार से तो 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर टोनोफिब्रिल हो गया और 4 नंबर ये हो गया इंटर डिजिटेशन। इंटर डिजिटेशन का क्या मतलब हुआ कि ये भी कोशिका जो झिल्ली है ना, सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन पर कोई प्रवर्तनुमा स्ट्रक्चर निकलती है, सेल मेम्ब्रेन में प्रवर्तनुमा स्ट्रक्चर निकलती है और ये प्रवर्तनुमा स्ट्रक्चर क्या करती है, दूसरी जो सेल है ना, दूसरी सेल है उससे संपर्क बनाने के काम आती है, संपर्क बनाने के काम आती है। ये कुछ मॉडिफिकेशन है माइक्रोविलाई, डेस्मोसोम, टोनोफिब्रिल, इंटरडिजिटेशन। ये क्या है, ये रूपांतरण है, किसके रूपांतरण है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रूपांतरण है। अभी आपने संरचना के लिए अलग अलग प्रकार के मत देखे कि किस किस प्रकार के मत जो बताते हैं कि संरचना कैसी होती है सेल मेम्ब्रेन की। अब आपने देख लिया रूपांतरण की किस प्रकार से रूपांतरण होता है, और इसके बाद में अब लास्ट में लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के कार्य क्या हैं, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है, क्या काम करती है सेल मेम्ब्रेन। तो देखें, सीधी सी बात है, शेप तो पता ही है, सेल को शेप देगी, सेल की साइज का निर्धारण करेगी, प्रोटेक्शन करेगी सेल ऑर्गेनेल्स का, क्योंकि प्रोटोप्लाज्म में इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पड़े हैं, ये सेल ऑर्गेनल हैं, और इन सेल ऑर्गेनल के बाहर अगर कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी तो इनका प्रोटेक्शन कैसे होगा, इसका प्रोटेक्शन करने के लिए मेम्ब्रेन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। प्लस पारगम्यता, मतलब कोई भी चीज है किसी भी सेल के अंदर जाएगी बाहर आएगी, तो वो जो परमिएबिलिटी निर्धारण कौन करेगा, ये करेगा सेल मेम्ब्रेन। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को सेमी या सेलेक्टिवली क्या कहते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। मतलब ये कुछ चीजों को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती, इसको तो बोलते हैं सेलेक्टिव। इसका मतलब आदि तो पारगम्य है और आदि अपारगम्य है। जैसे सेल वॉल जो पढ़ा था वो अपारगम्य है, ठीक है। 2 नंबर बात हो गई पारगम्यता। तीसरे नंबर पर देखो, अब ये पारगम्यता होती है ना, उससे संबंधित 2 बातें हैं। पारगम्यता का मतलब जैसे मान लो ये सेल है और ये सेल का ये बाहर का हिस्सा है और ये सेल का अंदर का, तो अंदर से बाहर निकलना और बाहर से अंदर जाना दोनों काम सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किए जाते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है,
अब अगर मान लो कि ये जो एक सेल है, इसके बाहर ये जल के अणु की संख्या बहुत ज़्यादा है और अंदर जल जाना है, इसका मतलब ऐसी कंडीशन के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ परिवहन हो रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ परिवहन हो रहा है, और इसमें किसी जोर नहीं लगता, कोई जोर नहीं लगता, आसानी से ज़्यादा सांद्रता इसलिए चला जाएगा। इस प्रकार के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, निष्क्रिय परिवहन। और ऐसी कंडीशन हो कि यहाँ पर ये 2 ही मॉलिक्यूल हैं किसी चीज़ के, 5 ही मॉलिक्यूल हैं, 10 ही मॉलिक्यूल हैं, और इधर बेशुमार पहले से पड़े हैं, इसका मतलब अगर इधर से इधर किसी चीज़ को आना है तो जोर लगाना पड़ेगा, एनर्जी लगेगी, और एनर्जी के साथ अगर कोई परिवहन होता है उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है, जिसी के कारण से एक पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन होता है ना। लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है, जिसको बोलते हैं पैसिव। अब हाई से लो होगा तो एनर्जी नहीं चाहिएगी, इसलिए पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ती, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है। नाम ही पता चला एक्टिव, इसका मतलब एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ गमन किया जा रहा है। अगला इसका कार्य क्या हो सकता है? अगला कार्य हो सकता है कि जो बैक्टीरिया हैं, उसमें अपन ने देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस में कन्वर्ट हो गई थी? वो कन्वर्ट हो गई थी मीजोसोम में, फोल्ड होकर एक स्ट्रक्चर बना रही थी और मीजोसोम में कन्वर्ट हो गई थी। उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं? उसके ऊपर पाए जाते हैं श्वसनीय एंजाइम, रेस्पिरेटरी एंजाइम। तो इसका मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम रेस्पिरेटरी एंजाइमों का संग्रहण भी है, या रेस्पिरेटरी एंजाइम के लिए स्थान भी प्रोवाइड करेगी। जो चीज़ें आदान प्रदान होती हैं, इसका मतलब जो सेल है, सेल के अंदर कोई चीज़ जाएगी, उस प्रक्रिया को क्या बोल देंगे? सेल के अंदर जाएगी उसको बोल देंगे एंडोसाइटोसिस, और सेल से बाहर अंतः निक्षेपण, बाहर निकलेगी, उसको क्या बोल देंगे? एक्सोसाइटोसिस। अभी जो जैसे ये सेल है, इस सेल से बाहर निकल रही है एक्सोसाइटोसिस, और ये सेल है इस सेल के अंदर आ रही है। अब अंदर आने के अंदर एक है सॉलिड, कोई मटेरियल अंदर आता है, और एक कोई लिक्विड मटेरियल अंदर आता है। अगर सॉलिड मटेरियल अंदर आता है, इस कंडीशन को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस, भक्षाणुकन, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। और ये तरल अंदर आता है, उसको बोलते हैं पिन्नोसाइटोसिस। पीने से याद रख लेना, कोई तरल चीज होती है उसको अपन पीते हैं, तो पिन्नोसाइटोसिस का मतलब तरल पदार्थ, तरल कोई चीज है वो सेल के अंदर जा रही है, और कोई सॉलिड अंदर जा रहा है, उसको बोलते हैं फैगोसाइटोसिस। इसी प्रकार से और काम क्या कर सकता है सेल मेम्ब्रेन? सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। नर्व इंपल्स, आपको पता है कि अपनी बॉडी में जो भी नर्व इंपल्स हैं वो एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफर जो होते हैं, उन ट्रांसफर को करने के लिए कौन काम करता है? सेल मेम्ब्रेन या नर्व सेल की मेम्ब्रेन काम करती है। और इसी प्रकार से परिवहन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काम करती है कौन? सेल मेम्ब्रेन। ये इस सेल मेम्ब्रेन के कुछ क्या हो गए? कार्य हो गए। इसी प्रकार से ऐसा कह सकते हैं कि जो सेल एडिशन है, मतलब एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम भी कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करती है। कोशिका का आसंजन, कोशिका को आपस में जोड़ने का काम, या कोशिका को एक दूसरी चीज से जोड़ने के लिए काम जो करता है वो कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन ही करती है। ये काम किसका हो गया? सेल मेम्ब्रेन का। तो आपने सेल मेम्ब्रेन के बारे में इतनी सारी बातें जानी क्या आपने बातें? मैं 2 मिनट में रिवाइज करवाता हूं। आपने ये जाना कि सेल मेम्ब्रेन को किसने खोजा, आपने ये जाना कि सेल मेम्ब्रेन का नाम किसने दिया, आपने ये जाना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नाम किसने दिया, आपने ये जाना कि सेल मेम्ब्रेन वास्तव में होती क्या है, और उसको देने के लिए किस किस प्रकार के मत आए। और उन मत में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध मत था वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया था, सिंगर निकोलसन ने 1972 में दिया। और आपने फिर ये भी जाना कि सेल मेम्ब्रेन है, उसका मॉडिफिकेशन होकर क्या क्या चीजें बन जाती हैं। आपको ये समझ आया कि माइक्रोविलाई, डेस्मोसोम, टोनोफिब्रिल और इंटरडिजिटेशन जैसी संरचनाएं बन जाती हैं मॉडिफिकेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन से। और आपने फंक्शन जाना कि इसका शेप, साइज, प्रोटेक्शन, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, रेस्पिरेटरी एंजाइम, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, कंडक्शन ऑफ इंपल्स और ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे कुछ कार्य होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।